दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था भारत द्वारा निर्मित बूजी ब्रिज किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए मोजाम्बिक, ऑप्शन बी अंगोला, ऑप्शन सी मॉरिशस या फिर ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मोजाम्बिक। आप में से कई व्यक्ति ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रिया और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए बाकी की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया, इसलिए विकल्प ए सही है। आपको बता दें, बूजी ब्रिज 132 किलोमीटर लंबी टीका बूजी नोवा सोफाला रोड परियोजना का एक हिस्सा है। ये पुल भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। बताते चलें कि मोजाम्बिक दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। ये पूर्व में हिंद महासागर से, उत्तर में तंजानिया से, पश्चिमोत्तर में मलावी एवं जाम्बिया से और पश्चिम में जिम्बाब्वे से और दक्षिण में स्वाजीलैंड तथा दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मोजाम्बिक। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, सौराष्ट्र तमिल संगमम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह तमिलनाडु और गुजरात के बीच आयोजित एक कार्यक्रम है। कथन दो है, इसका उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को बढ़ावा देना है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन साई की बात को समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात में सौराष्ट्र तमिल संगम का शुभारंभ किया। बता दें कि सौराष्ट्र तमिल संगमम तमिलनाडु और गुजरात के बीच आयोजित एक कार्यक्रम है, इसलिए कथन एक सही है। ये केंद्र सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत इस तरह का दूसरा कार्यक्रम है, इसलिए कथन दो सही है। जबकि इस तरह का पहला कार्यक्रम काशी तमिल संगमम था, जो पिछले साल वाराणसी और तमिलनाडु के बीच हुआ था। इसका उद्देश्य तमिलनाडु की समृद्ध विरासत एवं संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं को प्रदर्शित करना है, ताकि गुजरात के लोग भारत में अपनी विविधताओं के बीच मौजूद एकता को समझ सकें। ये कार्यक्रम तमिलनाडु गुजरात के बीच जीवंत परंपरा का प्रदर्शन करेगा। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा वानसोई गांव किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी नागालैंड। हाल ही में नागालैंड के वानसोई गांव की महिलाओं को पहली बार मोरंग में प्रवेश करने और डमरू बजाने की अनुमति दी गई, इसलिए विकल्प डी सही है। अभी तक महिलाओं को मोरंग के अंदर कदम रखने की इजाजत नहीं थी। बता दें कि मोरंग नागाओं की एक प्रमुख संस्था है। ये समाज के सभी अविवाहित पुरुष सदस्यों के सामाजिक जीवन का केंद्र है। युवाओं के लिए वह स्थान है जहां वे अपने बड़ों से सामाजिक प्रथाओं और विश्वासों के बारे में सीखते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्टैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी एनएफसी तकनीक का उपयोग करता है। कथन दो है, भारत में सभी चार पहिया और उससे ऊपर के वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो कथन ही सही है। हाल ही में भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड यानी IHMCL ने फास्टैग प्रणाली के लिए नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आपको बता दें, फास्टैग एक प्रकार का टैग या स्टिकर होता है जो वाहन की विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है। ये टोल प्लाजा पर स्वचालित टोल भुगतान को सक्षम करता है। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID तकनीक पर काम करता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इस तकनीक के जरिए टोल प्लाजा पर लगे कैमरे फास्टैग के बार कोड को स्कैन कर लेते हैं और टोल फीस ऑटोमेटिक तरीके से फास्टैग वॉलेट से कट जाती है। अब पूरे भारत में सभी चार पहिया और उससे ऊपर के वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य है, इसलिए कथन दो सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दो कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा चार्टर संधि यानी ECT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इसे अधिक खुले और प्रतिस्पर्धी ऊर्जा बाजारों के संचालन के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। कथन दो है, भारत इसके हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। डेनमार्क ऊर्जा चार्टर संधि से बाहर निकलने की योजना बना रहा है। गौरतलब है कि ऊर्जा चार्टर संधि यानी ECT एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो हरित ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन दोनों में निवेश की रक्षा करती है। इससे अधिक खुले और प्रतिस्पर्धी ऊर्जा बाजारों के संचालन के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए कथन एक सही है।
इस संधि पर दिसंबर 1994 में हस्ताक्षर किए गए थे और अप्रैल 1998 से लागू हुई थी। वर्तमान में इस संधि के 53 हस्ताक्षरकर्ता और अनुबंध पक्ष हैं। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने मेकिंग इट पर्सनल हाउ बिहेवियरल चेंज कैन टेकल क्लाइमेट चेंज शीर्षक से एक कार्यक्रम को संबोधित किया। ये कार्यक्रम किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी आईपीसीसी, या फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, विश्व बैंक। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश के माध्यम से विश्व बैंक के कार्यक्रम मेकिंग इट पर्सनल हाउ बिहेवियरल चेंज कैन टैकल क्लाइमेट चेंज को संबोधित किया, इसलिए विकल्प ए सही है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने मिशन लाइफ के बारे में चर्चा की। बता दें कि भारत ने दैनिक जीवन में व्यवहार परिवर्तन के लिए मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट लॉन्च किया है। अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव और भारतीय प्रधानमंत्री ने मिशन लाइफ का शुभारंभ किया था। इस मिशन के तहत केंद्र सरकार ने कई क्षेत्रों में प्रयास किए हैं, जैसे स्थानीय निकायों को पर्यावरण के अनुकूल बनाना, जल की बचत करना, ऊर्जा की बचत करना, अपशिष्ट और ई कचरे को कम करना, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना और प्राकृतिक खेती को अपनाना आदि। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमत का प्रतिनिधित्व करता है। कथन 2 है, इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI संख्या के आधार पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जारी की गई। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों का पता लगाता है, इसलिए कथन एक सही है। इसका उपयोग मुख्य रूप से जीडीपी अपस्फीति कारक यानी जीडीपी डिफ्लेक्टर के रूप में किया जाता है। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। WPI सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को शामिल नहीं करता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में सेवाओं की कीमतों को शामिल किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न, नासा के लूसी मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन है। कथन 2 है, इसे फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था। उपयुक्त में से कौन से ऐसे कथन सही नहीं है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक न ही दो। हाल ही में नासा के लूसी मिशन ने पहली बार जुपिटर ट्रोजन छवियों को कैप्चर किया। लूसी अंतरिक्षयान ने बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों की छवियों के लिए अपने LLORRI यानी लोरी हाई रेजोल्यूशन कैमरे का उपयोग किया। लूसी ट्रोजन का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन है, इसलिए कथन एक सही है। इसे अक्टूबर 2021 में फ्लोरिडा में कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन 2 सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। अगला प्रश्न है, अम्बेडकर सर्किट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन किस पहल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है अतुल्य भारत, देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत, या फिर स्वदेश दर्शन योजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, देखो अपना देश। हाल ही में भारत सरकार ने पहली अम्बेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन शुरू की है। यह ट्रेन डॉक्टर BR अम्बेडकर के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों के साथ साथ महत्वपूर्ण बौद्ध विरासत स्थलों को कवर करेगी। आपको बता दें, इस तरह की टूरिस्ट ट्रेनों का संचालन देखो अपना देश पहल के तहत किया जा रहा है, इसलिए विकल्प भी सही है। ये ट्रेन पर्यटन मंत्रालय और रेलवे के बीच एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। 8 दिवसीय विशेष दौरे में डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों जैसे नई दिल्ली, महू, नागपुर और सांची, सारनाथ, गया, राजगीर और नालंदा के पवित्र बौद्ध स्थलों का दौरा शामिल होगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, देखो अपना देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? पहली है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरी है LM सिंघवी समिति, तीसरी है 73वां संविधान संशोधन और चौथा है GK पुल्लई समिति। दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, दो और चार, केवल एक और दो, केवल तीन और चार, या फिर केवल एक, दो और तीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, एक, दो और तीन।
हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना को स्थापित करने की सिफारिश की, जिसे अंततः पंचायती राज के रूप में पहचाना गया। साथ ही LM सिंघवी समिति का गठन 1986 में पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासन के सामने आने वाली चुनौतियों की जांच करने के लिए किया गया था। इसके अलावा पंचायतों से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने और भारत में स्थानीय सुशासन को मजबूत करने के लिए संसद ने 73वां संशोधन अधिनियम पारित किया। वहीं GK पिल्लई समिति का गठन निर्यातकों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत उच्चतम दर तय करने के लिए किया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D 1, 2 और 3। चलिए अब पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है जिसे केवल कृषि अपशिष्ट से ही उत्पादित किया जा सकता है। कथन 2 है, इसे सतत योजना द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B यानी केवल 2 कथन ही सही है। चलिए प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी यानी IFGE और CBG प्रोड्यूसर फोरम द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से किया गया। बता दें कि कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। इसे विभिन्न फीडस्टॉक्स जैसे कि कृषि अपशिष्ट, गाय के गोबर, गन्ना कारखानों के अपशिष्ट और बायोडिग्रेडेबल कचरे से उत्पादित किया जा सकता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसे सतत यानी सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन योजना द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए कथन 2 सही है। गौरतलब है कि भारत वर्ष 2070 तक अपने शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए उत्सर्जन में कमी लाने में CBG की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B यानी केवल 2 कथन ही सही है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न है, सियाचिन दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है। कथन 2 है, यह ऑपरेशन मेघदूत की वर्षगांठ को चिन्हित करता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन A केवल 1, ऑप्शन B केवल 2, ऑप्शन C 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन D न तो 1 और न ही 2। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।